on 1 March 2023 English paper, and in this we have got our literary ages and key authors, and it is useful for TGT, PGT English. So this is paper solutions by Saurabh sir. Very important class where we are going to look at the different and important questions asked in both the shifts 1 and shifts 2. ओके, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनको हम लोग देखते हैं. ठीक है, दिस इज कॉलेज जंक्शन शिफ्ट 1 English paper 2023, very important series guys. So what are the questions that they have asked in shift 1 especially related to TGT PGT level? तो अगर हम बात करें तो हम देखेंगे रॉबर्ट बर्न्स वाज बोर्न ऑन स्कॉटलैंड. ठीक है, तो रॉबर्ट बर्न्स से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रॉबर्ट बर्न्स जो है कहाँ पैदा हुए और क्या इनको कहा जाता है. तो अगर हम इनके बारे में बात करें तो हम देखेंगे साथियों कि रॉबर्ट बर्न्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हम लोग देखें कि इनके क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं. ठीक है, तो रॉबर्ट बर्न्स के बारे में हम ये देखेंगे कि रॉबर्ट बर्न्स प्लोमेन पोएट कहे जाते हैं, और इन पे क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं. इनके पोएट्री में हम कहते हैं कि माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, इनकी जो इम्पोर्टेंट पोएम है माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, एग्जाम में पूछी गई है. ठीक है, और इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं कि इनकी पोएम्स में जो है सॉन्ग, ही इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट स्कॉटिश सॉन्ग राइटर. ठीक है, स्कॉटलैंड के सॉन्ग राइटर के तौर पर ये कहे गए हैं, और इनके वर्क्स में हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स जो है स्कॉटिश हिस्ट्री के देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो अगर इनकी बात हम करें तो एक तरीके से रॉबर्ट बर्न्स के कॉटर्स सैटरडे नाइट करके भी है, इनका बहुत फेमस वर्क है, कॉटर्स सैटरडे नाइट. ओके, और इसके अलावा रॉबर्ट बर्न्स, मैंने बताया ना आपको, बर्न्स स्टैंजास के लिए भी जाने जाते हैं. किसके लिए जाने जाते हैं? बर्न्स स्टैंजा. बर्न्स स्टैंजा इज अ 6 लाइन स्टैंजा. अगर आप में से किसी को भी जो अपनी एक बुक लेनी है, मैंने एक बुक भी लिखी है, आप लोगों को पता है गाइस, उसकी इमेज अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ. तो वो बुक जो है अगर किसी को लेनी है तो वो भी परचेज कर सकते हैं आप लोग. ठीक है, हमारा जो ऑफिस टीम मेंटर हैं पंसर 7456846680, इस नंबर पे कॉल करके आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं. 250 उसकी कॉस्ट है, और इसके अलावा आपकी उसमें जो भी हमारा चार्जेस लगता है, आई थिंक 50 to 60 रुपीज़ कोरियर चार्जेस. तो पंसर को कॉल करके आप बुक का ऑर्डर भी कर सकते हैं. ठीक है, कैसे करनी है पेमेंट, क्या करनी है, बुक मैंने ही लिखी है खुद ही, मैंने और अजय आर्य सर ने मिलकर लिखा है इस बुक को, तो आप लोग इस बुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो उसमें ये क्वेश्चन आए हैं सारे बर्न्स पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलिवर गोल्डस्मिथ का वर्क पूछा गया था, डेजर्टेड विलेज. ठीक है, तो ओलिवर गोल्डस्मिथ ने ये जो वर्क है, ओलिवर गोल्डस्मिथ सबसे पहले, जैसे रॉबर्ट बर्न्स भी क्या है मिड 18th सेंचुरी हैं, ऐसी ओलिवर गोल्डस्मिथ भी क्या है मिड 18th सेंचुरी के राइटर हैं. और अगर हम लोग देखें गोल्डस्मिथ को हम क्या कहते हैं, पुअर पॉल. ही रोट लाइक एन एंजल बट स्पोक लाइक अ पुअर पॉल. क्या है इनके बारे में लाइन? ही रोट लाइक एन एंजल बट स्पोक लाइक अ पुअर पॉल. डॉक्टर जॉनसन ने ये बात बोली है इनके बारे में, और डॉक्टर जॉनसन के ये डिसिपल माने जाते हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ. ठीक है, तो इनका वर्क है डेजर्टेड विलेज, उससे क्वेश्चन पूछा है. डेजर्टेड विलेज जो पोयम है, इट्स अ पोयम इन हीरोइक कपलेट. नियो क्लासिकल पोएट हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ, अगेन मिड 18th सेंचुरी. और मैंने क्या बताया कि गोल्डस्मिथ के बारे में कि इस पोयम में ही सैटराइजेज ऑन द, he creates a satire. ठीक है, तो he satirizes on the depopulation of villages, या फिर हम कह सकते हैं कि जो गांवों को छोड़कर जो शहर की तरफ माइग्रेशन हो रहा था, उस पर उन्होंने कहा है डीपॉपुलेशन ऑफ विलेजेस. विलेजेस का जो डीपॉपुलेशन हो रहा था उस पर उन्होंने बात करी है. तो ही सैटराइजेस ऑन द डीपॉपुलेशन ऑफ विलेजेस, डेजर्टेड विलेज. ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आएगा ये. क्लियर है सब लोगों को? तो
हीरोइक कपलेट में लिखी गई पोएम है, और हम जानते हैं कि नियो क्लासिकल एज में इस पोएम को लिखा गया था, नियो क्लासिकल शैली में इस पोएम को लिखा गया है। ठीक है, तो ओलिवर गोल्डस्मिथ सैटिराइजेस ऑन द डीपॉपुलेशन, डीपॉपुलेशन मतलब जो गांवों से आबादी का जाना या आबादी का विस्थापन है ना, जो हुआ उसको हम कहते हैं। और बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि डेजर्टेड विलेज इज अ सटायर ऑन द माइग्रेशन ऑफ पीपल। ध्यान से सुन लेना, रिकॉर्डिंग हम कर ही रहे हैं। इट्स अ माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। ये क्वेश्चन भी आएगा आपके नेट एलटी लेक्चर में कि रूरल टू अर्बन एरिया माइग्रेशन सबसे ज्यादा कौन सी एज में हुआ, इंग्लैंड में कौन सी सेंचुरी में हुआ, तो आंसर इज 18th सेंचुरी। ठीक है, उसके बाद गाइस थर्ड क्वेश्चन है, डॉक्टर प्रिमरोज इज अ कैरेक्टर इन द विकार ऑफ वेकफील्ड। देखिए, विकार ऑफ वेकफील्ड ओलिवर गोल्डस्मिथ का ही एक रोमांटिक प्रोज नॉवल है या रोमांस है। ठीक है, एग्जाम में आएगा ये, विकार ऑफ वेकफील्ड। और डॉक्टर प्रिमरोज के बारे में मैंने क्या बताया, ही इज अ कैरेक्टर विच इज बेस्ड ऑन द फादर ऑफ ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ के जो फादर हैं उन पर बेस्ड है ये कैरेक्टर। ठीक है, फादर ऑफ ओलिवर गोल्डस्मिथ। विकार ऑफ वेकफील्ड, इट्स अ रोमांटिक प्रोज नॉवल, अर्ली नॉवेल्स की सीरीज में आ जाता है, सेंटिमेंटल नॉवल है। ठीक है, विकार एक तरीके से क्या होता है, विकार इज अ नेम ऑफ अ पोस्ट, रिलीजियस पोस्ट। ठीक है, तो अब डॉक्टर प्रिमरोज के बारे में देख लेते हैं, यहाँ से कैरेक्टर का कंपैरिजन ले लेते हैं एक। देखिए, चार्ल्स डिकिंस की कैरेक्टराइजेशन भी पूछे गए थे इस बार भी, शिफ्ट 1 में भी शिफ्ट 2 में भी। हमेशा बोलता हूँ चार्ल्स डिकिंस के कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चार्ल्स डिकेंस का कौन सा कैरेक्टर है जो कि उनके फादर पर बेस्ड है? विच कैरेक्टर ऑफ चार्ल्स डिकेंस इज बेस्ड ऑन द फादर, फादर ऑफ चार्ल्स डिकेंस? चार्ल्स डिकेंस के फादर पर बेस्ड चार्ल्स डिकेंस का कौन सा फेमस कैरेक्टर है, बता सकते हैं? डेविड कॉपरफील्ड में है ये, क्योंकि यहाँ पर भी डॉक्टर प्रिमरोज गोल्डस्मिथ के फादर पर बेस्ड है, इसीलिए मैं कंपेयर दे रहा हूँ कि चार्ल्स डिकेंस के फादर पर बेस्ड कौन सा फेमस कैरेक्टर है डेविड कॉपरफील्ड में, बता सकते हैं? ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है, मगर इनडायरेक्टली बहुत बार एलटी लेक्चरर लेवल पे पूछा जाएगा। जल्दी से बताइए, सब लोग को समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा हूँ? गाइस, फिलिप लार्किन, मैंने बताया आपको कि इसका आंसर अंकल मिकाबेर था, चार्ल्स डिकिंस के फादर पर बेस्ड है अंकल मिकाबेर डेविड कॉपरफील्ड में। और फिलिप लार्किन पे मैंने बोला मूवमेंट पोइट्री पर बेस्ड है, न्यू लाइंस इनकी एंथोलॉजी है, जिसको एडिट किसने किया है, रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट ने किया है। 1950s का मूवमेंट है। और बेसिकली मूवमेंट पोइट्री को हम क्या बोलते हैं, एंटी मॉडर्निस्ट पोइट्री। ठीक है, एंटी मॉडर्निस्ट पोइट्री, नोट कर लेना। दो चीजें बता रहा हूँ, बस दो चीजें ध्यान से सुन लेना ना, बहुत ध्यान से सुनना। एंटी मॉडर्निस्ट में ये लोग किसके अपोजिट थे, ये याद रखो, टी एस एलियट। फिलिप लार्किन ने टी एस एलियट और डब्ल्यू एच अडन की पोइट्री के अगेंस्ट में लिखी है अपनी पोइट्री। और किसको फॉलो करते थे साथियों, याद होगा जब मैंने अपने आपको हार्डी बताया था, हार्डी, तो थॉमस हार्डी को फिलिप लार्किन एडमायर करते हैं, उनकी पोइट्री को और उनकी पोएम्स को फॉलो करते हैं। तो ये जरूर लिख लेना कि मूवमेंट पोइट्री में जो फिलिप लार्किन है, उन्होंने हार्डी की पोएम्स की स्टाइल को फॉलो किया है। हार्डी की कलेक्वल रिदम्स हैं, क्या है, कलेक्वल रिदम्स मींस कन्वर्सेशनल पोइट्री लिखते हैं हार्डी। और उनकी नेचुरल जो मूवमेंट्स हैं हमारी स्पीच के, उसको वो कॉपी करते हैं हार्डी। तो इसीलिए हार्डी की शैली में इन लोगों ने लिखा है। तो फिलिप लार्किन की पोएम्स बहुत ही ज्यादा कलेक्वल हैं। और सबसे मेन है जो थीम मूवमेंट पोइट्री की, वो क्या है गाइस, वो है रिलीजियस स्केप्टिसिज्म, धार्मिक शंकावाद। ठीक है, ये लोग इनके वर्क्स में आप देखते हैं कि स्केप्टिसिज्म बहुत ज्यादा दिखाई देता है, रिलीजियस स्केप्टिसिज्म है फिलिप लार्किन की पोएम्स में। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी पोएम्स बहुत ही ज्यादा, आप अगर देखें तो एक हमें ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं विच इज वेरी डल, विच इज लैकिंग एनर्जी, पेसिमिस्टिक, मेन पेसिमिस्टिक पोएम्स हैं। जैसे कि मैं आपका एक इनका द लेस डिसीव्ड, इनका बहुत फेमस कलेक्शन है, नॉर्थ शिप करके इनका एक कलेक्शन है, लेस डिसीव्ड है, एम्बुलेंसेस है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पोएम है जो लार्किन की पूछी जाती है, चर्च गोइंग। ठीक है, चर्च गोइंग है। और एक है विट्सन वेडिंग्स, विट्सन वेडिंग्स तो शिफ्ट 2 में भी आई थी ये पोएम। ठीक है, तो विट्सन वेडिंग्स एक जो लार्किन ट्रेन जर्नी करते हैं उस पर बेस्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम मानी गई है विट्सन वेडिंग्स। तो ये सारे क्वेश्चंस लार्किन से मूवमेंट पोइट्री में पूछे जाएंगे। ठीक है, 1950s के पोएट हैं थॉम गन, GUNN। थॉम गन इस पोइट्री के बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट हैं, मूवमेंट पोइट्री के राइटर हैं।
और लार्किन है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपने देख लिया इसमें। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बढ़े, मैच द कोटेशन है, मैच नहीं है, मैच द कोटेशन है। मैकबेथ, टेम्पेस्ट, किंग लियर, ओथेलो के कोटेशन आए थे, वो मैं नीचे अभी आपको दिखा दूंगा। शेक्सपियर का कौन सा वर्क का बंगाली ट्रांसलेशन हुआ, ये पूछा गया था। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। ये आप सब लोग नोट करके देख लीजिएगा कि विच शेक्सपियरियन प्ले वाज फेमसली ट्रांसलेटेड इन बंगाली। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे, HOKM, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन थॉमस डी क्विंसी, थॉमस डी क्विंसी से वर्क लगातार पूछे जा रहे हैं। It's a trend in net that they have been asking questions from this writer. Now, Thomas de Quincey is a romantic age essayist. We know that he is known for his subjectivity, which is quite famous in romantic age. So, Thomas de Quincey is known for, of course, his magnum opus, that is Confessions of an English Opium Eater. Very important work. I always say that this work has been repeated at least 10 times. Confessions of an English Opium Eater. For smart learners, it is a time to cash on to this knowledge. Knowledge means power. Okay, so Confessions of an English Opium Eater. This is a very important question, guys. And this was written by Thomas de Quincey. Okay, Thomas de Quincey is also known, please make a note, is also known for this literature of knowledge and literature of power. These are the two important works that Thomas de Quincey has written, literature of knowledge and literature of power. Okay, that is there. Now moving on, Thomas Carlyle. We know, just correct the spelling, Thomas, Thomas Carlyle. So guys, Thomas Carlyle is again a Victorian essayist. Earlier, Thomas de Quincey was a romantic essayist. Thomas Carlyle was a Victorian essayist. Always they have been asking questions from this writer. Now, Carlyle is known for his very important term, condition of England. Please make a note of this word, condition of England. At lecturer level, they have been asking questions from this topic. Condition of England term was coined by whom? So it was Carlyle. Then Carlyle's work are very important, like French Revolution, past and present, past and present. Okay, then hero and hero worship. These are some of the important work. Sartor Resartus. Okay, so these are some of the important works by Carlyle. He called Charles Dickens' novel Great Expectation as Pip's nonsense. This question has been asked multiple times. Pip's nonsense. Nonsense. Okay. Who called whom? Pip's nonsense was called by Carlyle about which work of Charles Dickens? Great Expectations. देखो चार्ल्स डिकेंस का ये नॉवल भी दोनों शिफ्ट में पूछा जा रहा है लगातार। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस को ग्रेटेस्ट नॉवल ऑफ चार्ल्स डिकेंस कहते हैं क्रिटिकली, ठीक है। इसका जो हीरो है उसका नाम क्या है? पिप, PIP, पिप। तो पिप्स नॉनसेंस करके उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कार्लाइल ने, और कार्लाइल के इन्फ्लुएंसेस से चार्ल्स डिकेंस, कार्लाइल के वर्क से चार्ल्स डिकेंस काफी इन्फ्लुएंस दिखाई देते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो पिप्स नॉनसेंस जो है वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क है कार्लाइल का। कार्लाइल, एक और पॉइंट लिख लेना कि जर्मन इन्फ्लुएंसेस इनके वर्क्स में दिखाई देते हैं कार्लाइल के, ठीक है। विक्टोरियन एसेइस्ट हैं, क्लियर हो रहा है सब लोगों को? विक्टोरियन एसेइस्ट एंड नॉवेलिस्ट, ठीक है। सो उस एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज, अपार्ट फ्रॉम दैट वेस्टलैंड से क्वेश्चन था, शिफ्ट 1 में चल रहे हैं हम लोग। TGT PGT लेवल के क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिफाइन कर रहे हैं। द वेस्टलैंड से क्वेश्चन था लिसिडास, हम लोग जानते हैं जिसको कि पर्सनल एलिजी करके उत्तराखंड LT में देयर वाज दिस क्वेश्चन बाय मिल्टन्स लिसिडास, पैराडाइज लॉस्ट, द क्वेश्चन वाज आस्क्ड एंड देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स वर बीइंग आस्क्ड। सो क्रोनोलॉजी पर बहुत सारे क्वेश्चंस नेट पे हम लोग देखते हैं कि पूछे जाते हैं, और मैच द फॉलोइंग का क्रोनोलॉजी बहुत ही फेवरेट एक डिवाइस है इन लोगों का। तो हम लोग देखते हैं कि अगर क्रोनोलॉजी आप लोगों को क्लियर कट याद है
तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर प्लेटो एरिस्टोटल के मैच द कॉलम्स आए थे, वो नीचे भी हम लोग देखेंगे। इंडियन लिटरेचर में अगर हम गाइस बात करें तो अरविंद अडिगा के वर्क से पूछा था, और इसके अलावा मीना अलेक्जेंडर के वर्क से पूछा था। अगेन मीना अलेक्जेंडर इज, बोथ ऑफ देम दे आर डायस्पोरिक, दे कम अंडर डायस्पोरिक लिटरेचर। नोट हो जाएगा ये वर्ड डायस्पोरिक, DIASPORIC। डायस्पोरिक लिटरेचर का मतलब क्या होता है गाइस? ऐसा लिटरेचर जो कि जो कि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं किस में दिखाई देता है, डायस्पोरा को दिखाता है, यानी कि माइनॉरिटी कम्युनिटी लिविंग आउटसाइड। डायस्पोरा का मतलब क्या है? ऐसी कम्युनिटी जो अपने देश से बाहर रहती है और अपनी कल्चरल, जिसे हम कह सकते हैं सैंक्टिटी या कल्चरल, अपनी यूनिकनेस को प्रिजर्व करके रखती है। सो दैट इज कॉल्ड एज डायस्पोरा। तो डायस्पोरा का सिंपल सा मतलब ये है कि द कम्युनिटी, minority community which lives outside, okay, and expresses its unique culture, ठीक है, which is a mixture of cosmopolitan culture, तो उसको हम डायस्पोरा कहते हैं। क्लियर हो गया? देन देयर वाज दिस क्वेश्चन इन फ्रॉम कमला दास, आर के नारायण, सलमान रश्दी, कमला मार्कंडे, श्री औरबिंदो एंड तोरूदत्त, these writers were asked from Indian literature. So guys, we know that Kamala Das is always the preferred choice in terms of asking questions. R.K. Narayan, yes, a very important writer, and his novels are always the center of questions. सलमान रश्दी, मैंने बताया था, प्रिडिक्शन भी दिया था कि सलमान रश्दी से इस बार क्वेश्चन आएगा, खासकर उनका जो अभी लेटेस्ट नॉवल छपा है हम लोग का 2023 में, उस नॉवल पर भी बातचीत जो है की जा सकती थी और की गई है। कमला मार्कंडे, देखो कमला मार्कंडे का कौन सा बड़ा इंपॉर्टेंट नॉवल है जिसको कि ग्रेटेस्ट नॉवल ऑफ रूरल इंडिया बोला जाता है? So guys, the protagonist is Rukmani and the name of the novel is Nectar in a Sieve. प्लीज नोट कर लेंगे इस नॉवल को, नेक्टर इन अ सीव। सीव का मतलब आपको पता है जो छलनी होती है, नेक्टर का मतलब आपको पता है अमृत। नेक्टर इन अ सीव, इसकी फेमस हीरोइन है रुक्मणी, और ग्रेटेस्ट नॉवल ऑफ रूरल इंडिया कहा गया है इस नॉवल को। किसने लिखा है? कमला मार्कंडे टेलर। ठीक है, नेक्टर इन अ सीव का ईयर है 1954। और इसको क्या कहते हैं गाइस? जैसे कि मैंने बताया आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि नेक्टर इन अ सीव को हम कहते हैं, या सॉरी, कमला मार्कंडे को क्या कहते हैं हम? पर्ल एस बक ऑफ इंडिया। प्लीज नोट कर लेंगे इस पॉइंट को, पर्ल एस बक ऑफ इंडिया, इंडिया की पर्ल एस बक कहा जाता है इसको, इनको। ठीक है, तो पर्ल एस बक कौन है? तो गाइस, पर्ल एस बक हम लोग को पता है, पर्ल एस बक इज द फर्स्ट फीमेल अमेरिकन टू रिसीव नोबेल प्राइज। प्लीज नोट करेंगे, पर्ल एस बक एनसीईआरटी में भी हैं। ठीक है, टीजीटी पीजीटी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका एक एक्सेप्ट एनसीईआरटी में लग रहा है, हम लोग जानते हैं। जो एक चाइनीज डॉक्टर वाला इंसिडेंट, जो एक सर्जन, चाइनीज सर्जन, सॉरी जापानीज सर्जन है, जो उस पर बेस्ड एक इनका जो पैराग्राफ चैप्टर है वो लग रहा है एनसीईआरटी में। और पर्ल एस बक चाइना में पेजेंट्स पर इनका काम है। और क्या बोला मैंने? फर्स्ट अमेरिकन फीमेल टू रिसीव नोबेल प्राइज इन फ्रॉम अमेरिका। पहली अमेरिकन फीमेल है जिसको कि नोबेल प्राइज मिला है अमेरिका में लिटरेचर के लिए। पर्ल एसबक का जो फेमस नॉवल है वो है द गुड नेचर्ड अर्थ। क्या है ये? भी रूरल पीजेंट्स पे लिखती हैं, द गुड नेचर्ड अर्थ, इनका बहुत ही फेमस वर्क है। अमेरिका की पहली फीमेल novelist to win Nobel Prize in Literature. Compare Kamala Markande Taylor, compare Rukmani, compare Nectar in a Sea. क्लियर हो रहा है सब लोगों को? फाइल में एक शायरी सुनाता हूँ। वसीम बरेलवी, कल मैं बरेली गया था तो बरेली की बरेली का सूरमा, बरेली का इत्र मैं लेकर आया। हमारा एग्जाम था वहां पर, और हम लोग जानते हैं गाइस की Bareilly is known for its center of excellence as a cultural महानगर of यूपी। सो वसीम बरेल भी वहीं के बहुत बड़े शायर हैं। तो उन्होंने एक जगह कहा है कि तू समझता है रिश्तों की दुहाई देंगे। पूरी क्लास को एनर्जी से भरने की कोशिश है, सारे साथी मेरे साथ। उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा कि तू समझता है रिश्तों की दुहाई देंगे, तू समझता है रिश्तों की दुहाई देंगे, हम वो हैं जो तेरे चेहरे से दिखाई देंगे, हम वो हैं जो तेरे चेहरे से और दिखाई देंगे। और पिछली सफ में ही सही, सफ मीन्स पंक्ति, पिछली सफ में ही सही है तो इसी महफिल में, पिछली सफ में ही सही है तो इसी महफिल में, आप चाहेंगे तो हम क्यों ना दिखाई देंगे, आप चाहेंगे
तो हम क्यों ना दिखाई देंगे। तू समझता है रिश्तों की दुहाई देंगे, हम वो हैं जो तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। वसीम बरेलवी। वसीम बरेलवी साहब का ये शेर है। कैसा लगा आप लोगों को?